तो एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर देखिए भव्य स्वागत किया जा रहा है। दरअसल भोजपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस वक्त आंध्र प्रदेश के जो कलाकार हैं वो एक खास कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में, और हो सकता है कि किसी तरह का एक रिकॉर्ड भी हो, क्योंकि एक साथ एक ही जगह पे लोक नृत्य कर रहे ये कलाकार अमूमन इतनी तादाद में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। दरअसल ये जो नया भोजपुरम का एयरपोर्ट तैयार हुआ है, इसकी लागत करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा की आई है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सालाना करीब 6 मिलियन जो पैसेंजर्स हैं उनकी तादाद होगी। धीरे धीरे यहाँ पर और भी पैसेंजर्स की तादाद बढ़ जाएगी। वाइजैग यानी विशाखापट्टनम में ये नया एयरपोर्ट तैयार किया गया है और विशाखापट्टनम धीरे धीरे आंध्र प्रदेश का एक अहम कमर्शियल हब बनकर तैयार हो रहा है। और यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू इस इलाके में खास तौर पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें एयरपोर्ट भी है यानी हवाई कनेक्टिविटी है, उसको बेहतर बनाने के लिए ये केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक नया एयरपोर्ट तैयार किया गया है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त भव्य स्वागत किया जा रहा है। अलूरी सीताराम राजू, ये इस एयरपोर्ट को नाम दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में फिलहाल इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद अब जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उसी जनसभा स्थल तक जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जा रहे हैं और बाकायदा वहां पर जो भी लोक नृत्य कर रहे कलाकार हैं उनके बीच में से होकर गुजरते हुए प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त वहां से निकल रहा है। उनके साथ सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण हैं, इसके साथ साथ एविएशन मिनिस्टर उनके साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इसके बाद कर्नाटक भी जाएंगे। कर्नाटक के मैसूर का प्रधानमंत्री का दौरा है और जिस एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, काफी हाईटेक ये एयरपोर्ट बनाया गया है। यहाँ पर आपको भारत की संस्कृति की झलक तो दिखाई देगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको तमाम सुविधाओं से लैस ये एयरपोर्ट दिखाई देगा। एआई इंटेलिजेंस यहाँ पर है और इसके साथ साथ 60 लाख यात्रियों की क्षमता इस एयरपोर्ट में बनाई गई है। और आपको बता दें कि इसका जो रनवे है वो भी लगभग 3800 किलोमीटर लंबा है और इसके साथ साथ ये जो 3800 मीटर लंबा है और ये जो एयरपोर्ट बनाया गया है, यहाँ पर हर तरीके की वो सुविधा हर तरीके की वो हाईटेक सुविधा आपको दिखाई देगी जो आजकल के एयरपोर्ट्स में दिखाई देती है। सोलर पावर प्लांट एक बड़ा लगाया गया है। इसके साथ साथ तमाम ऐसी सुविधाओं से लैस इस एयरपोर्ट को बनाया गया है ताकि यात्रियों के लिए जो उनकी यात्रा है वो बेहद आसान हो पाए। आपको बता दें कि 17 अगस्त से इस एयरपोर्ट की शुरुआत होगी। पहली फ्लाइट वहाँ से 17 अगस्त से उड़ेगी। अलग अलग एयरलाइंस ने अपने अपने शेड्यूल भी इस एयरपोर्ट के लिए जारी कर दिए हैं और प्रधानमंत्री अब इस जनसभा को संबोधित करने के लिए जनसभा स्थल तक पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि कर्नाटक में भी जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां पर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भोजपुरम से, आंध्र प्रदेश के, और विशाखापट्टनम के बेहद ही करीब ये जगह है जहां पर ये नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि आंध्र प्रदेश के अलग राज्य यानी 2 अलग अलग राज्य बनने के बाद से, यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बनने के बाद से लगातार आंध्र प्रदेश में वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम एक मुख्य कमर्शियल हब की तरह तैयार हो रहा है और ऐसे में लगातार वहां पर जो लोगों की आवाजाही है बढ़ती जा रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने यह तय किया था कि विशाखापट्टनम को एक नए एयरपोर्ट की जरूरत थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की मदद से ये बड़ा एयरपोर्ट तैयार किया गया है, आधुनिक एयरपोर्ट तैयार किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 6 मिलियन रहेगी सालाना, यानी कि 60 लाख यात्री एक साल में यहाँ पर आवाजाही करेंगे। और हो सकता है कि धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बड़ा एक शहर के तौर पर, बड़े कमर्शियल हब के तौर पर तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो सांस्कृतिक झलक आपको देख पाएंगे, यहाँ पर वाद्य यंत्रों को लगाया गया है जो आंध्र प्रदेश के संस्कृति से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपको रुद्र वीणा नजर आएंगी। इसके अलावा बाहर का जो फसाड है उसमें आप देखिए जो खिलौने यहाँ पर लगाए गए हैं, लकड़ी के बने हुए खिलौने हैं और उसमें भी वाद्य यंत्र नजर आ रहे हैं। इसमें ढोल नजर आ रहा है या फिर साथ में वीणा भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता टी राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बहुत ही बेहद ही खास है। यहाँ पर एक वक्त में एक साथ हजारों की तादाद में जो लोक नृत्य यहां पर किया जा रहा है, क्या किसी तरह का यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने बनाया जा रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो ये लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का, इसको यहाँ पर वो किया गया है और इसमें करीब करीब 31 महीनों की रिहर्सल जो है वो की गई थी। और इसके बाद जो जिस कलाकार है, जो आदिवासी समुदाय का ये एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, जो आंध्र प्रदेश में अभी जब प्रधानमंत्री विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में भोगपुरम एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं तो वहां पर ये किया जा रहा है। कल इसकी रिहर्सल के दौरान हमने वो बहुत ही अद्भुत तस्वीर देखी थी, उसको वापस एक बार सजीव करते हुए वहां पर कलाकार नजर आ रहे हैं। और एक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है, क्योंकि आपको ये याद रखना होगा कि आंध्र प्रदेश जो है वो बाइफर्केशन के बाद एक नया राज्य बना था, उसे बहुत सारे आर्थिक पैकेजेस चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से इस पूरी गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से कि आंध्र प्रदेश को एक मुकाम पर ले जाने के लिए। और इस लिहाज से देखा जाए तो आज का ये दिन बहुत ही खास है आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। राघवन, हमने कई मौकों पर देखा है प्रधानमंत्री और चंद्रबाबू नायडू की केमिस्ट्री, चाहे वो अलग अलग जगह पर, चाहे कहीं शपथ ग्रहण हो या फिर जब भी एनडीए की मीटिंग होती है, और अलग अलग मौकों पर दोनों की केमिस्ट्री एक अलग ही देखने को मिलती है। दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान भी हमने देखा है। ये जो मिशन साउथ है प्रधानमंत्री का, फिर चाहे वो आंध्र प्रदेश का दौरा हो या कर्नाटक का दौरा हो, कितना खास होने वाला है? जी देखिए, आज जैसा आपने बताया आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो योजना है, तकरीबन इसमें ये बताया जा रहा है कि 4,727 करोड़ रुपए की लागत से इस ग्रीन फील्ड को बनाया गया है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भोगपुरम को बनाया गया है। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह की केमिस्ट्री जो है उसको ग्राउंड पर चरितार्थ करते हुए भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। हमने विशाखापट्टनम में गूगल का एक सबसे बड़ा प्लांट जो है वो हम वहां पर बनते हुए देख रहे हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि वहां पर जब एक्सपैट्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो उसके पास में एक बड़े एयरपोर्ट की जरूरत थी, उस लिहाज से ये बनाया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो सीधे कर्नाटक पहुंचेंगे, मैसूर में उनका स्वामी विवेकानंद की स्मृति स्मारक को उद्घाटन का एक कार्यक्रम है, वहां पर वो एक पब्लिक मीटिंग को भी एड्रेस करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा से इस बात को लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहे हैं कि साउथ में किस तरह से जो है केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाया जाए, जिससे पार्टी को भी उसका सियासी फायदा हो। इस लिहाज से बहुत फोकस्ड तरीके से काम करते हुए साउथ में कम से कम प्रधानमंत्री नजर आते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और जिस तरह से एक लंबी लिस्ट भी हम देख रहे हैं जो आज कई परियोजनाओं की दी जा रही है, एनडीए के जो घटक दल होने के नाते तेलुगु देशम पार्टी और खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू को जो राजनीतिक लाभ मिलना था, क्या वहां की जनता और साथ ही साथ वहां की सरकार को वो लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी बात अभी गोनिका भी कर रही थी? जी बिल्कुल, देखिए अमित, अमरावती एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चंद्रबाबू नायडू के सामने। एक नई राजधानी वहां पर खड़ी की जा रही है और उसकी नींव भी पड़ गई है। हाईकोर्ट की बात कर लें, विधानसभा की बात कर लें, असेंबली की बात कर लें, और जो सचिवालय है, इन सबका वहां पर निर्माण कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और जो टारगेट रखा गया है वो अगले साल जून तक का है कि पूरी राजधानी बनकर तैयार हो जाए। आपको याद होगा जब पिछली बार जगनमोहन रेड्डी के पहले की सरकार में जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि सिंगापुर की तरह वहां पर अमरावती को बनाया जाएगा। और जब उनकी सरकार चली गई तो फिर 3 राजधानियों की बात वहां पर चलने लगी वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार में। उसके बाद वापस जब चंद्रबाबू नायडू जीत कर आए तो ये प्रोजेक्ट जो है वापस शुरू हुआ है। और लगातार चंद्रबाबू नायडू हर मंच से ये कहते हैं कि उन्हें केंद्र सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है। उसकी कह सकते हैं कि एक वो चरितार्थ होता हुआ दिखता है। चाहे हमने जैसे बात की गूगल के वहां पर डाटा सेंटर बनाने की, भोगपुरम एयरपोर्ट बनाने की, अमरावती जो है नया कैपिटल बन रहा है, इन सब चीजों को देखें तो चंद्रबाबू नायडू बहुत फोकस हैं। वो चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश को एक उत्तम राज्य का दर्जा मिले और इस दिशा में वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस जनसभा के लिए भी प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में संबोधन भी शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमने हमेशा से देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू से मिलते हैं तो दोनों की केमिस्ट्री एक अलग ही देखने को मिलती है। वही अगस्त महीने की शुरुआत बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के प्रहार से शुरू हुई है। मूसलाधार बारिश के चलते 20 राज्यों में अलर्ट जारी है। असम में सैलाबी संकट से अब तक की सबसे बड़ी तबाही हुई है। पिछले 60 साल की सबसे भीषण त्रासदी की मार पड़ी है और अब तक 82 लोगों की मौत हुई है। 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 900 से ज्यादा गांव सैलाब में डूबे हुए हैं। केरल में भी आज कई जिलों में तबाही की तस्वीर सामने आ रही है।
इडुक्की में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के 71 जिलों में आज बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा बंद है। जम्मू कश्मीर के डोडा, रियासी में चिनाब समेत सभी नदियां डेंजर से ऊपर बह रही हैं और अमरनाथ गुफा के पास लैंडस्लाइड से तो पहले हड़कंप मच गया था, जिसके बाद लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी भारी बारिश से इस वक्त सबसे बुरा हाल है। महाराष्ट्र और गुजरात के जलगांव, नंदुरबार, जालना, नवसारी, सूरत, डांग, अहमदाबाद में सड़क पर दरिया बह रहा है। रिहायशी इलाके जलमग्न हैं। महाराष्ट्र के कई पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़कों पर गिरे हैं। यूपी में काशी और प्रयागराज में भी कुछ इस तरीके के ही हालात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें उड़ीसा, गुजरात, केरल से आ रही हैं, ये बेहद डराने वाली है। अब सैलाबी आफत की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं हम। सबसे पहले हरिद्वार में रेस्क्यू किया गया वीडियो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ गंगा नदी के तेज धार में बह रहे 2 कांवड़ियों को एसडीआरएफ के जवानों ने बचाया। ये आप देख सकते हैं कितनी तेज धार है, जिसमें 2 कांवड़ियां बह गए थे। तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और अपने कायाक के जरिए पहुंचकर उन्होंने इन लोगों को बचाया। तो कायाक यहाँ पर रखा गया है ताकि तेजी से वो जो डूबते हैं उनके पास जा सके। आप देख सकते हैं एक साथ 1, 2, 3, 4 लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके सबको बचाने की पूरी कोशिश हुई और आखिरकार उन्हें बचा लिया गया। जैसे ही दोनों शख्स पानी के तेज बहाव में बहने लगे, चिल्लाना शुरू कर दिया। फौरन स्पॉट पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम के जो तैराक थे और जो गोताखोर थे वो उन तक पहुंचे और उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि इस वक्त कावड़ का वक्त चल रहा है। कई लोग हरिद्वार जा रहे हैं पैदल अलग अलग जगहों से, और जब कावड़िए इतनी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं और जब ऐसा हादसा हो जाता है तो जाहिर तौर पर प्रशासन की तरफ से इस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि नदी का बहाव इस वक्त तेज है। पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके चलते हरिद्वार में गंगा नदी का बहाव तेज है और यही वजह है कि एसडीआरएफ के जवान उसी वक्त वहां पर चौकन्ने थे और वक्त रहते दोनों कावड़ियों को बचा लिया गया। महाराष्ट्र में इस वक्त हालात विकट बने हुए हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश के चलते जलगांव, जालना, नंदुरबार समेत 20 जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। रेस्क्यू का ये वीडियो जलगांव के भदगांव टाउन का है, जहां तेज बारिश और सैलाबी प्रहार के बीच 8 लोग फंस गए। सैलाब की गिरफ्त में पूरा इलाका आ गया, जिसके चलते एक परिवार घर में ही फंस गया। चीख पुकार मची, जिसके बाद जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया गया। स्थानीय प्रशासन की ओर से लोकल लोगों के साथ मिलकर रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। देखिए किस तरह से लोगों ने यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाई और साथ ही रस्सी के सहारे एक एक करके हर व्यक्ति ने इस रस्सी को थामे हुए हैं, पकड़ा हुआ है, ताकि जो यहाँ से आगे आएंगे या फिर जो नदी को पार करेंगे वो कहीं तेज बहाव में बह ना जाए। महाराष्ट्र के जालना में भी बारिश और बाढ़ का सैलाब का प्रहार हुआ है। जालना में सड़क पर पानी भर गया है, जिसके चलते आवाजाही ठप हो गई है। लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। लगातार बारिश के चलते यहाँ नदियां उफान पर, कई गांव में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में पानी घुस गया है, जिसके चलते उनकी फसलें खराब हो गई हैं। और अलग अलग जगहों पर किस तरीके से पानी अब तेज बहाव में बह रहा है, जिसके चलते जहां भी लोग फंस गए हैं, खासतौर पर गांव का संपर्क आपस में टूट गया है। यही वजह है कि अलग अलग जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, या फिर घुटनों तक पानी में तेज बहाव में लोग उस नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ का प्रहार हुआ है। अमरनाथ गुफा के पास अचानक फ्लैश फ्लड के अटैक से हड़कंप मच गया। तेज बारिश के चलते पहाड़ों से पानी का प्रचंड प्रहार हुआ है। सैलाब का पानी कैंप शिविर्स में भी घुस गया है। लंगर छोड़ दो, भागो सब। अरे लंगर छोड़ दो, भागो भैया, पानी आ गया, लंगर छोड़ के भागो। और लंगर छोड़ के भागो सारे, और पानी तेज हो गया, लंगर छोड़ के भागो। लंगर छोड़ के जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ, वहां पर मौजूद लोगों ने एक दूसरे को आगाह करना शुरू कर दिया, जिसके चलते जो लोग वहां मौजूद थे वो जान बचाते हुए मौके से बाहर निकल आए और उस इलाके को खाली कर दिया जहां पर तेजी से पानी भरता जा रहा था। अरे लंगर छोड़ दो, भागो। अब उत्तराखंड में रामनगर हाईवे पर अचानक सैलाब से हड़कंप मच गया। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में हालात खराब हैं। रामनगर को कनेक्ट करने वाला यह हाईवे अचानक दरिया में तब्दील हो गया और सड़क को पार करने के चक्कर में एक बाइक सवार फंस गया।
पानी के तेज बहाव में बाइक बहने लगी, जिसके बाद सड़क किनारे खड़े लोगों ने मदद कर शख्स को सुरक्षित बचा लिया। नेशनल हाईवे 309 पर पानी बहने के चलते दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। तो अब तक नदियों में तेज बहाव था, नदियों का जलस्तर बढ़ गया था, लेकिन अब तो हाईवे भी इसकी मार झेल रहे हैं। हाईवे भी किस तरीके से हाईवे पर नदी का पानी आ गया है और तेज बहाव से बह रहा है, जिसके चलते एक शख्स अपनी बाइक के साथ फंस गया और फिर पास खड़े लोगों ने उसका रेस्क्यू किया। असम में 60 साल की सबसे भीषण बाढ़ आई है। असम के बाद अगर कोई दूसरा स्टेट सबसे ज्यादा बाढ़ से बेहाल है तो वो उड़ीसा है। उड़ीसा के 20 जिले भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उड़ीसा के पुरी शहर में हालात बहुत ही खराब हैं। सड़क पर समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। पुरी शहर के कई इलाके इस वक्त पानी की गिरफ्त में हैं और पानी भरने के चलते लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है, जहां पर युद्ध स्तर पर अब रेस्क्यू किया जा रहा है। समुद्र के किनारे होने की वजह से और आसपास नदियां होने की वजह से पुरी और आसपास के क्षेत्र में पानी निकल नहीं रहा है और पानी भर जाने की वजह से अब देखिए लोग घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उड़ीसा के 10 जिलों में हालात बेहद विकट होने के बाद स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। सीएम ने हवाई सर्वे कर हालात का जायजा भी लिया और जैसे ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, घुटनों तक से भी ऊपर पानी भरा हुआ है और यही वजह है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और स्कूल्स को बंद कर दिया गया। गुजरात के डांग जिले में डराने वाली तस्वीरें सामने आई। रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी घुसने से हड़कंप मच गया। सड़क पर दरिया बह रहा है, रास्ते डूब गए हैं, नदी से सटे घाट, मंदिर सब पानी में समाये हुए। और पानी का प्रहार किस कदर है ये आप उफनती हुई इस नदी को देखकर समझ सकते हैं कि देखने में कोई आपको पहाड़ी नदी लग रही होगी, लेकिन ये गुजरात है और गुजरात में इतनी बारिश हो रही है कि ये पूरा इलाका, डांग का पूरा इलाका इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ रहा है और यहाँ पर तेज़ बहाव की वजह से जो भी नदी के रास्ते में आता है उसको वो अपने साथ बहाकर ले जा रही है। अब गुजरात के सूरत की तस्वीर दिखाते हैं। अब सूरत शहर के अंदर की आप तस्वीर देखिए। इतनी बारिश हुई कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। लगभग 2 से 3 फीट तक पानी हर जगह देखने को मिल रहा है और कुछ जगह जो लो लाइंग है वहाँ पर 4 फीट तक पानी भरता जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह पर तो सिचुएशन ऐसी है कि जेसीबी की मदद से लोगों को जलभराव के बीच से निकाला जा रहा है। सूरत में अगले 2 दिन का रेड अलर्ट जारी है। प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की अपील की है। जलभराव के चलते फंसे 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एनडीआरएफ की 17 टीमें इस वक्त सूरत में डिप्लॉय है। सूरत के ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। गुजरात पिछले कई दिनों से बारिश की मार झेल रहा है। कई फीट तक पानी भर गया है। शहरी इलाकों में तक पानी भर गया है और गांव में तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये गुजरात के नवसारी की है, जहां पर इतना पानी भरा है कि आप देख सकते हैं कि नदी उफान पर है। जो आसपास घाट थे, छोटे छोटे जो मंदिर थे, वो डूब गए हैं और लगातार बारिश होने की वजह से नदी का जलस्तर भी कम नहीं हो रहा है और पानी बढ़ जाने की वजह से आसपास के जो किनारे हैं यहाँ पर मौजूद मंदिर डूब गए हैं। तेज़ बहाव को देखते हुए लोगों से भी कहा गया है कि वो नदी के किनारे से दूर रहें, क्योंकि इतने तेज़ बहाव में अगर कोई फंसता है तो उसके लिए बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गुजरात के नाडियाड की बात करते हैं। यहाँ भी बाढ़ और बारिश का प्रहार बना हुआ है। यहाँ सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में फंसे हैं। उनको लो लाइंग एरिया से निकाल कर दूसरी जगह पर सुरक्षित ले जाया जाए, जिसके लिए उन्हें ट्रैक्टर्स में बिठाया जा रहा है और ट्रैक्टर के भी देखिए पहिए डूबे हुए हैं। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। लोग जो वहाँ पे व्यापार करते हैं, व्यापारियों की दुकानों में पानी घुस गया है और यही वजह है कि लोग इस वक्त परेशान हैं कि पानी निकल नहीं रहा है। कई दिनों तक पानी भरा हुआ है। लोग अपना व्यापार शुरू भी कैसे करें। हालांकि सरकार की तरफ से 1 लाख तक की मदद का भरोसा जरूर दिया गया है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही पानी भरा रहा, ऐसे ही रेड अलर्ट जारी रहा, तो आने वाले दिनों में स्थितियां और गंभीर हो सकती है। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी तेज बारिश के बाद हालात कैसे बन गए उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। देहरादून शहर के अंदर कई इलाकों में पानी भरने लगा और पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक के ऊपर भी इसका असर देखने को मिला है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जो लोग निकले थे वो भी फंस गए, लंबे जाम में फंसे और लगातार बारिश होने के चलते देहरादून के आसपास से जो नदियाँ गुजरती हैं वो पानी, वहाँ पर भी पानी भर जाने की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है, जिस बारिश का असर ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों बल्कि जो तराई के इलाके हैं उस पर भी खासा देखने को मिल रहा है।
महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज सैलाबी अटैक के साथ साथ लैंडस्लाइड का भी कहर बरपा है। नंदुरबार जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में चांदसैली घाट में भारी भूस्खलन हुआ है। बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़कों पर गिरने से हड़कंप मच गया। मलबा भरने के चलते यातायात ठप हो गया, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ राहगीर फंस गए हैं। तो महाराष्ट्र के मैदानी इलाकों में तो बारिश हो ही रही है, वहां पर तो हालात विकट है, लेकिन उसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अब लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह पहाड़ का एक बड़ा पत्थर सड़क पर आकर गिर गया और उसके बाद जेसीबी की मदद से मलबे को कुछ हद तक हटाया गया ताकि वहां से कुछ वाहन गुजर सके। लेकिन अभी भी स्थितियां वहां पर गंभीर बनी हुई है, क्योंकि बहुत संकरा इलाका है जहां से वाहन गुजर पा रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर आकर सड़क पर गिर रहे हैं। अब जलगांव की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते जल प्रपात के प्रचंड प्रहार देखने को मिला। ये आप देखिए कि ये जो झरना है, यहाँ पर जलगांव के इस इलाके में लोग बड़ी तादाद में इसको देखने आते हैं। अमूमन इतना पानी होता नहीं है, लेकिन मॉनसून के दौरान तेज़ बारिश की वजह से और ज़्यादा पानी आने की वजह से जलगांव में ये जल प्रलय देखने को आपको मिलेगा। जो झरने हैं उसमें पानी ज़्यादा आ रहा है, जो नहर यहाँ पर मौजूद थे या छोटे छोटे डैम थे उसमें भी पानी भर गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जलगांव की, ये देखिए यहाँ पर ये झरना नजर आ रहा है और झरने से जो पानी नीचे आता है वो दिखाई दे रहा है आपको। आप समझ सकते हैं कि कितना तेज पानी है। उसके साथ ही देखिए कि ये जो छोटा सा एक बांध बना हुआ था, एक पुल जैसा, जिसके ऊपर से लोग आ जा सकते थे, वहाँ पर भी पानी भर गया है। ये एक और जो डैम बना के रखा गया था, इस डैम में भी देखिए कितना पानी आ गया है कि पूरा नहर पानी से लबालब भर गया है। महाराष्ट्र के बाद अब आपको केरल के हालात दिखाते हैं। यहाँ पर भी आज आसमानी आफत का कहर बरपा है। भारी बारिश और सैलाब के बीच कई घरों में लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केरल के पठानमथिट्टा जिले में रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश के बाद रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन टीम और स्थानीय पुलिस सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। और इस वक्त केरल के 8 जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते तबाही का मंजर है। इडुक्की, वायनाड, कोझिकोड की स्थिति बहुत ही खराब है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो एक तरह से इसको डेंगी बोल सकते हैं, ये बोट तो नहीं है, लेकिन उसी तरह का जिसका इस्तेमाल नदियों में किया जाता है लोगों को लाने के लिए, ले जाने के लिए केरल में, वहाँ पर अब सड़कों पर उतारा गया है इन्हें, वो सड़कें जहाँ से गाड़ियाँ जाया करती थी। अब केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी चपेट में आने से एक महिला समेत कई लोग इसकी जद में आ गए। और ये देख सकते हैं तस्वीर, इडुक्की की तस्वीर है, जहां पर लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई है। भूस्खलन की वजह से यहाँ पर लोग भी इस वक्त डरे हुए हैं। अगर याद हो आपको, केरल में जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई थी, उस दौरान भी एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी चपेट में आने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। और एक बार फिर से जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई है, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इन इलाकों में एक बार फिर से ये लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ घाट किनारे का पूरा इलाका डूब गया है। मंदिरों में पानी घुस गया है। शवदा करने वाले जगहों पर पानी भर गया है। तो उत्तराखंड की तस्वीरें आप देखिए। उत्तराखंड में जब भी इस तरीके से तेज बारिश आती है, मानसून का वक्त आता है, तो नदियां अपना जो जलस्तर होता है उसका वो बढ़ जाता है। जो डेंजर पॉइंट होता है उसको भी क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज है, जहां पर वो मंदिर होते हैं या फिर किसी तरीके के जो घर होते हैं लोगों के बने हुए नदियों के किनारे में, वो किस तरीके से डूबने लगते हैं। और तेज बहाव के चलते लोगों को ये कहा जाता है कि आप नदियों से दूर रहे, किसी भी तरीके से आप नदी में स्नान करने ना जाएं, क्योंकि तेज बहाव के चलते किसी को भी नुकसान हो सकता है। अब आपको हम बनारस की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो बनारस के जो चित परिचित घाट हैं, इस वक्त धीरे धीरे मां गंगा के पानी के स्तर के बढ़ने के चलते डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एक मंदिर आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो बिल्कुल घाट के साथ ही है, ये आधा डूब चुका है। और यहाँ पर भगवान बजरंगबली की मूर्ति भी आधे पानी में इस वक्त नजर आ रही है।